बस बस Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत करी थी और हमने इसका डिस्कवरी देख लिया था क्रॉसिंग ओवर का, कि किसने क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी करी है. और थोड़ा सा हमने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि एक क्रोमोसोम में 2 देखे जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड. अब हम जरा क्रॉसिंग ओवर को समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है. देखिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए हमें सेल डिवीजन के कंसेप्ट में जाना होगा. तो सेल डिवीजन की अगर बात करेंगे, सेल डिवीजन में 2 टाइप का सेल डिवीजन है, जिसमें से एक है रिडक्शन डिवीजन, जिसे बोलते हैं हम लोग मियोसिस. और मियोसिस में एक फेज होता है जिसे बोलते हैं प्रोफेज 1. तो प्रोफेज 1 की जाइगोटिन स्टेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं. और ऐसे दोनों यो देख क्या पाड़ो. हां अरे छोड़ इतने पैंट गिर तो के. हाँ, ये सही हुई ना बात. देखो, तो प्रोफेज 1 के हम लोग जाइगोटिन स्टेज में चलते हैं. जाइगोटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, एक ये हो गया, और एक इसके साथ में हो गया ये होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर. होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है वो क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज, उनके अंदर नंबर ऑफ जीन कितने हैं, लोकेशन, ये लोकस, ये सारी चीजें सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. तो जाइगोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बना लेंगे, और इनको पेयर बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो इनकी पेयरिंग में हेल्प करेगी. ये तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, जो ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है आपको, साइनेप्टोजीन.
नेमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं साइनैप्सिस। साइनैप्सिस, या फिर क्योंकि इसमें आपको दो क्रोमोसोम एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसको डायड भी बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये पेयर है। किसका पेयर है ये है पेयर, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है ये। अब इसमें ना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको ये कुछ डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे डेंस पार्ट दिखाई देगा। तो इसके बीच में जो ये डेंस नोडुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो ये रेड कलर से हम शो कर रहे हैं, ये डेंस नोडुलर पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है क्रोमोसोम में या जीन के अंदर चेंज आ जाना, या क्रोमोसोम के सेगमेंट में बदलाव आ जाना। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाली साइट पर ही होता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस कहाँ देखने को मिले हैं, ये सारे चेंजेस आए हैं आपके जाइगोटीन स्टेज में। अब देखो ध्यान से, आपको एक क्रोमोसोम तो पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, एक ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो इन क्रोमोसोम के बीच में अब इस तरीके से ना यहां से स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, क्योंकि देखो एक्चुअल में तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, एक ये हो गया क्रोमेटिड और एक ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जाइगोटीन में आपको एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड दिखाई नहीं देते, आपको एक ही पूरा एक क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देगा। जब इनके बीच में ऐसे स्प्लिटिंग होगी तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ऐसे ही इसमें होगा, ये क्रोमेटिड अलग अलग होंगे। अब देखो यहाँ से ये क्रोमेटिड अलग होगा इस तरीके से, ये देखो ये हुआ ना ऐसे, इस तरीके से है ये स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे है एक्चुअल में, लेकिन हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब जब ये स्प्लिटिंग हुई यहाँ पर, तो ये क्रोमेटिड अलग हो गया, ऐसे ही ऐसे, ये इस तरफ मूव करेगा। तो जब ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो ओवरलैप करने पर कुछ इस तरीके से कर जाएगा ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता है, लोअर साइड से भी। ठीक है भाई, ये तो बन चुका है, ऐसे कर गया ये ओवरलैप यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ये बात क्लियर हो गई क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा। तो इसी चीज को अब हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर समझते हैं कि जब सेल एंटर करेगा जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज में पैकाइटीन के अंदर। आप पहले ये जाइगोटीन स्टेज को बनाइए, ये वाला डायग्राम जो है ये मैं आपको बनवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर रफली बता दिया है। तो आप ये बनाइए जाइगोटीन स्टेज, और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ओहो, ये तो क्रोमोसोम मिट गया। बना लिया भाई, चलिए। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग जाइगोटीन स्टेज के बाद पैकाइटीन स्टेज की तरफ चलते हैं। तो पैकाइटीन स्टेज में क्या होगा, वही चेंज इसमें आएगा कि जो
क्रोमेटिड हैं वो क्या हो गए, इस तरीके से एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया है। एक भी कर सकता है, एक साइड पे भी कर सकता है, दो साइड पे भी कर सकता है, और उससे ज्यादा साइड पर भी कर सकता है। इस वाले को मैं डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। है तो दोनों होमोलोगस ही, बस हम एक को शेड कर रहे हैं और एक को एज इट इज रहने देंगे ताकि हमें ये दिख जाए कि कौन किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो दो क्रोमोसोम हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए। और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हुआ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और किसके बीच में हो रहा है ये, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। तो इसको बोला गया क्या, क्रॉसिंग ओवर। और ये स्टेज किस में हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर ये हुआ पैकाइटीन स्टेज के अंदर। जाइगोटीन में तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था और यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। जो ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर किस साइड पे हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर जो हुआ, क्रॉसिंग ओवर occur at site of recombination nodule of synaptonemal complex। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाली साइट पर होता है क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पर जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है रिकॉम्बिनेज। तो एंजाइम required for crossing over is recombinase। recombinase एंजाइम रिक्वायर्ड होता है क्रॉसिंग ओवर के लिए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो जब ये क्या होंगे, आप देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब ये फिर अलग अलग भी तो होंगे स्ट्रैंड। तो जब ये अलग अलग होंगे तो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेज आपकी कौन सी रहेगी, वो रहेगी आपकी डिप्लोटीन स्टेज। तो अगर जो डिप्लोटीन स्टेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज में आपको एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरीके से, या एक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे। अब भाई क्रॉसिंग ओवर तो हो गया इनके अंदर, अब क्या होगा, अब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे ऐसे। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर शो होगा, ये शेडेड पार्ट हो गया पूरा। तो अब आपको यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है चेंजेस। देखो अब ध्यान से देखो, इस वाले का जो पार्ट है वो इस वाले में ट्रांसफर हो गया, इस वाले का कुछ पार्ट इसमें चला गया, सेम यहाँ पर हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया इसे बोला गया है, दिस इज कॉल्ड चाइज्मा। चाइज्मा या फिर चाइज़मेटा। और ये किस में बनता है, डिप्लोटीन स्टेज में दिखता है आपको चाइज्मा या चाइज़मेटा। और चाइज्मा और चाइज़मेटा जब बनेगा तभी जो मटेरियल है वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जाएगा। अब हम बार बार बोल रहे हैं मटेरियल एक क्रोमोसोम से दूसरे में जाएगा, एक से दूसरे में जाएगा। मटेरियल क्या है, मटेरियल का मतलब है जीन।
जीन जाएंगे एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए आप, जैसे देखो, जैसे या ऐसे समझिए, हम यहाँ पर आपको एक ही क्रोमेटिड बना के दिखाते हैं, मतलब एक ही क्रोमोसोम बना के दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, अब इस क्रोमोसोम में एक तो जीन ये है, ध्यान से समझिएगा, इधर देखिए, एक तो जीन ये है, एक जीन ये है, इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी एक जीन जो है वो ये रहा, और एक जीन जो है वो ये रहा। अब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो एक्सचेंज होने का मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर अब कैसा दिखाई देगा आपको, अब आपको ये दिखाई देगा ना, ध्यान से देखिए, अभी आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा। ये इसका जो जीन है वो यहाँ आ गया एक, और जो इस वाले का एक जीन है वो इस क्रोमोसोम में चला गया यहाँ पे। तो यही तो हुआ क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है एक्चुअल में, कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो जीन है वही तो ट्रांसफर होते हैं। अगर हम इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम कर दें, अभी तो डिस्टेंस ज्यादा था तो क्रॉसिंग ओवर उसमें आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर मान लो ये कोई क्रोमोसोम बना और इस क्रोमोसोम में ये दो जीन एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगा, यानी कि ये जीन बड़ी ही मुश्किल से सेपरेट होंगे, ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर 0% हो जाएगा। और अगर मान लो ये जीन, एक जीन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर इजी हो सकता है। एक ये हो गया क्रोमोसोम, मान लीजिए इसमें जीन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो जितना जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर जो है वो इजिली हो जाएगा, और जितना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा। और जीन के बीच के डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं लिंकेज। तो अब ध्यान से समझिए आप, लिंकेज जितना ज्यादा है उतना क्रॉसिंग ओवर कम है, और जितना लिंकेज कम है उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। इसका मतलब जितना जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ही आसानी से उनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ हैं सब लोग, तो आपके जो दोस्त हैं उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो एक दूसरे से के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन मान लीजिए अब आप फिर इसको पास करके कॉलेज में चले गए और कोई कहीं चला गया कोई कहीं, तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, बॉन्डिंग कम हो जाएगी। आप बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो आपकी दोस्ती को आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा, हमने क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को समझ लिया। अभी हम लिंकेज को आगे फिर और स्टडी करेंगे डिटेल में। यहाँ पर हमने क्रॉसिंग ओवर समझ लिया कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है, और क्रॉसिंग ओवर को हमने रिकॉम्बिनेशन के साथ भी रिलेट करके समझ लिया है। ठीक है, आप ये नोट करें, बनाएं, और इसके बाद हम लोग आगे कुछ पॉइंट लिखते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आया है ये क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन तो आप पूछ सकते हैं। जी मनोज बोलिए। सर जो जीन है वो अगर नजदीक होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा या लिंकेज? सुनो, दोनों फेनोमेना अलग हैं। अगर जीन बहुत नजदीक हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उनके बीच में लिंकेज ज्यादा है। लिंकेज का मतलब क्या है, लिंक का मतलब क्या होता है, कनेक्शन। अगर जीन बहुत क्लोज है एक दूसरे के तो लिंकेज ज्यादा है, इसका मतलब उनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगा। और अगर जीन एक दूसरे से दूर है उनका, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर लिंकेज बहुत कम है, वो ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस केस में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। अगर सर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ज्यादा। हाँ, अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेंट का मतलब फिर वेरिएशन ज्यादा आएगा उसके अंदर। यस सर। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हम ये नहीं बोलेंगे कि ज्यादा बनेंगे, हम ये बोलेंगे कि उनके अंदर जो वेरिएशन है वो ज्यादा होगा, मतलब अपने पेरेंट से वो ऑफस्प्रिंग ज्यादा अलग होगा। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया है सभी ने।
और किसी का कोई डाउट है इस पर तो पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन कई बनते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए। काइस्मा काइस्मा is chiasma is X-shaped structure. Chiasma is X-shaped structure which is produced as a result of crossing over. Which is produced as a result of crossing over. तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये काइस्मा प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, बाकी पॉइंट आपने यहाँ से नोट कर ही लिए हैं। आपसे अगर पूछे कि रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है तो आप बोलेंगे रिकॉम्बिनेज। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है तो आप बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाली साइड पे होता है। आपसे अगर पूछेगा कि किसके बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन तो आप बताएंगे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन। आपसे अगर पूछेगा कि किन क्रोमोसोम के बीच में होता है तो बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। अगर आपसे पूछेगा कौन सी स्टेज में होता है तो आप बोलेंगे पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। और पैकाइटिन स्टेज में जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, देखो अब इसमें आपको कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, आपको इसमें दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं इस तरीके से। तो जब आपको 4 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे तो इसको बोलेंगे टेट्राड फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए। इन पैकाइटिन स्टेज tetrad formation takes place. In पैकाइटिन stage tetrad formation takes place. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्रॉसिंग ओवर is occur at specific site. Crossing over is occur at specific site which is called recombination nodule. और recombination nodule के ब्रैकेट में लिखिए it is a dense area of synaptonymal complex. It is a dense area of synaptonymal complex. ठीक है, अब जो टर्म है क्रॉसिंग ओवर ये किसने दिया था, तो ये टर्म दिया था मॉर्गन ने। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए। द टर्म क्रॉसिंग ओवर गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। द टर्म क्रॉसिंग ओवर गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन ने दिया था टर्म क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब देखो क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप का हो सकता है ये समझ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर को अगर हम समझेंगे तो हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर जो है आपका वो 3 टाइप का हो सकता है। और किस बिहाफ पे इसको बांटा गया है, तो इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कितनी साइट से हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, उसके बिहाफ पे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये 3 टाइप्स का है इसके बिहाफ पे। ठीक है, पहला है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और तीसरा है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहला है हमारे पास नंबर 1 है सिंगल क्रॉसिंग ओवर।
सिंगल क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करेंगे तो देखिए जैसे ये क्रोमेटिड हो गए एक क्रोमोसोम के, ये दूसरे क्रम, यहाँ पर इसमें एक ही साइड पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर बस। तो अगर जो एक साइड पे हो रहा है ऐसे सिर्फ यहाँ हो रहा है तो इसको बोला गया सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर जो दो साइड पे हो रहा है ऐसे, यहाँ पे कहाँ हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर ऐसे एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है, तो दो साइड पे हो रहा है तो डबल क्रॉसिंग ओवर। और अगर जो कई साइड पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर तो मल्टीपल कहलाएगा, मतलब दो से ज्यादा साइड पे अगर हो रहा है तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये कैसे हो रहा है, ये मल्टीपल साइड पे हो रहा है। कैसे देख सकते हैं इसको, ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम पे ये दो क्रोमेटिड होगा इस तरीके से। तो ये देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये मल्टीपल साइड पे हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ भी हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर भी हो रहा है क्रॉसिंग ओवर और यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से जो क्रॉसिंग ओवर है वो तीन टाइप के हैं, सिंगल, डबल और मल्टीपल। ठीक है। अरे ये हंसिए मत ऐसे, गलत बात है। माइक अपना वो रखिए म्यूट। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब वो पता ही है, जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब देखो रिकॉम्बिनेशन को हम लोग अभी समझेंगे भी, आगे उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन में कुछ रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप, जी बोलिए। सर एक बार इनके एग्जांपल देके बता दो। ये तो कई भी देखे जा सकते हैं, सिंगल, डबल और इसके मल्टीपल के, इसके तो कई सारे एग्जांपल। मल्टीपल वाले के बता दो, हाँ मल्टीपल जी, वाले के। मल्टीपल वाला ह्यूमन में भी देखा जा सकता है। मल्टीपल का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हो सकता है। सिंगल का एग्जांपल अगर देखोगे तो लोअर एनिमल हो सकते हैं, और अगर इसका देखोगे डबल का तो कई प्लांट्स हो सकते हैं, मैनी प्लांट्स हो सकते हैं, और ह्यूमंस हो सकते हैं, एंड हायर एनिमल्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप पे देखेंगे अगर बिटवीन किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखिए। तो क्रॉसिंग ओवर जो है इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, मतलब जितना रिकॉम्बिनेशन, जितना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर हम क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते चले जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट हमारे सामने आएंगे। अब एक रिलेशनशिप हम और देखते हैं। एक रिलेशनशिप है रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन, तो दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो डायरेक्टली है किसके, डिस्टेंस बिटवीन जीन के। मतलब जितना जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए कि अगर जो मैं जीन के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, एक क्रोमोसोम में जो जीन है वो ज्यादा दूरी पर है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, और जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा वेरिएशन, मतलब उतना ज्यादा आएगा रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है ये बातें।
चलिए ये बातें क्लियर हैं अगर आपको, तो हम एक टेबल बनाते हैं अब, और हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को और रिकम्बिनेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। फैक्टर्स जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को अफेक्ट करते हैं उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सीरियल नंबर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास फैक्टर, फिर हो जाएगा चेंज इन फैक्टर, फैक्टर में जब बदलाव आ रहा है, उसके बाद हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए अगर जो पहले फैक्टर की बात करते हैं, नंबर 1 जो फैक्टर है पहला है वो है डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन। अगर जो मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, इसका मतलब है इंक्रीज, हमने जीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, बढ़ेगा, और जो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो भी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बढ़ता है, और क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा फैक्टर हम देखते हैं, तीसरा फैक्टर है एक्सपोजर ऑफ एक्स रे। हम डीएनए पर एक्स रे डालेंगे या क्रोमोसोम पे एक्स रे के सामने क्रोमोसोम को एक्सपोज करेंगे, तो जब रेडिएशन में कोई पर्सन ज्यादा आता है या उसकी सेल ज्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगी तो उनके अंदर रेडिएशन बढ़ाने पर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। चौथा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है एज। जब पर्सन की एज बढ़ती है तब उसके अंदर वेरिएशन कम आता है, क्रॉसिंग ओवर कम होता है और रिकॉम्बिनेशन भी क्या होता है, कम होता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है एक्सपोजर ऑफ एक्स रे, चौथा है एज। पहले वाले तीनों अगर बढ़ाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और अगर एज बढ़ती है तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कम होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। ये आप टेबल बनाइए, और इसके बाद हम रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, और जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकाल सकते हैं उसको हम समझते हैं। चलिए ये नोट कर लिया है आपने। अब हम लोग रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन लिखिए। अब आप रिकॉम्बिनेशन क्या है, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन मतलब कुछ चीजें उसके अंदर चेंज करके डीएनए को कंबाइन कर देना, या फिर किसी दूसरे डीएनए के सेगमेंट को किसी दूसरे डीएनए में ऐड कर देना, ऐड हो जाना, ये कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, इट इज अ न्यू ग्रुपिंग ऑफ जीन और न्यू combination of character. It is a new grouping of gene or new combination of characters, which is different from their parental type, It is called
it is called recombinant type. It is called recombinant type and the process is called recombination. And the process is called recombination. और रिकम्बिनेशन किस वजह से होता है? ये होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, recombination is due to crossing over. Recombination is due to crossing over which is occur. Recombination is due to crossing over which is occur at the time of gamete formation, which is occur at the time of gamete formation by meiosis division. Gamete formation by meiosis division. अब रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ, ठीक है, कितने रिकॉम्बिनेंट आए हैं, कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा किसके साथ कोरिलेट करती है? ये डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर। तो जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और इसको एक नाम और दिया गया है, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉस ओवर वैल्यू शॉर्ट में बोलते हैं COV। ये कैसे निकलेगा? ये निकलता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने आए हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो आई हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू में 100। तो इससे आपके पास आएगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, कई बार आपसे बोलता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या COV जो है, COV मतलब क्रॉस ओवर वैल्यू है 1%। तो 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो जीन है, दो जीन जो है वो एक दूसरे से एक मैप यूनिट पर अपार्ट के मैप यूनिट के डिस्टेंस पर हैं। एक नोट करके आप ये पॉइंट समझेंगे। देखिए, यदि कोई कहता है कि जो COV है, COV ऑफ 1%, 1% COV यानी कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है? ये बताता है, इंडिकेट दैट द जीन आर वन मैप यूनिट अपार्ट, ठीक है। और ये मैप यूनिट क्या है? ये जो मैप यूनिट है, मैप यूनिट अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो कितनी दूरी पर हैं? वो एक मैप यूनिट की दूरी पर हैं। और ये मैप यूनिट क्या है? ये मैप यूनिट जो है, ये यूनिट है किसकी? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ये, या फिर हम इसको जीन के बीच का डिस्टेंस की जो यूनिट है उसको ही बोल सकते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए थे हेल्डेन। इसके बाद मैं इसके आगे का पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ। एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन। हेल्डेन ने एक टर्म दिया सेंटीमॉर्गन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल c और m, सेंटीमॉर्गन, स्मॉल c कैपिटल M, ठीक है।
सेंटीमॉर्गन क्या है? सेंटीमॉर्गन जो है ये है फॉर मैप यूनिट के लिए दिया इन्होंने, ठीक है। सेंटीमॉर्गन दिया था इन्होंने मैप यूनिट के लिए, और इसका यूज किया जाता है जीन के बीच की डिस्टेंस को बताने के लिए। किन्हीं दो जीन के बीच की डिस्टेंस को हम मैप यूनिट में या सेंटीमॉर्गन में बता सकते हैं। और जो सेंटीमॉर्गन टर्म है ये इसने किसके रिस्पेक्ट में दिया था? ये इसने मॉर्गन के ऑनर में इस सेंटीमॉर्गन को दिया था। और सेंटीमॉर्गन क्या है? ये यूनिट है किसकी? दो जीन के बीच के डिस्टेंस की यूनिट है। दो जीन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमॉर्गन में या मैप यूनिट में नापते हैं। जैसे नॉर्मल डिस्टेंस को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी तरह जीन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमॉर्गन में या फिर मैप यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। और एक मॉर्गन, ये बात आपको याद रखनी है, एक मॉर्गन यानी कि m, 1 मॉर्गन इक्वल्स टू 100 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। एक मॉर्गन 100 सेंटीमॉर्गन के बराबर होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? ये वाला पॉइंट लिखिए, हेल्डेन वाला लिखिए। हेल्डेन गेव द टर्म सेंटीमॉर्गन। हेल्डेन गेव द टर्म सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन का सिंबल लिख लो, स्मॉल सी कैपिटल M, फॉर वन मैप, और ऐसे लिखो फॉर मैप यूनिट, फॉर मैप यूनिट which is used to denote the distance between, which is used to denote the distance between two genes on a chromosome, on a chromosome। और फिर लिख लो 1 मॉर्गन इक्वल टू 100 सेंटीमॉर्गन। अब ये सारी बातें लिख ली हैं आपने। अब देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है किन्हीं दो जीन के बीच की। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा किन्हीं दो जीन की सबसे ज्यादा 50% हो सकती है। बस 50% से ज्यादा किसी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और यदि क्वेश्चन में मान लो आपको वो दे देगा या आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 70 आ जाए, 50 से ज्यादा आ जाए, 70 आ जाए, 60 आ जाए, तो वो उसकी एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, यानी कि जीन के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आप एक्चुअल डिस्टेंस निकालोगे फिर तो गिवन वैल्यू है उसमें से माइनस कर दोगे 50। जैसे मान लो क्वेश्चन में हमने दिया और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक की 80 आ गई, या उसने बोला कि एक वो है जिसकी एक ऑफस्प्रिंग है या इंडिविजुअल है जिसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 80% है, तो 80% तो हो ही नहीं सकती। तो क्या करेंगे हम? 80 में से माइनस कर देंगे 50, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी? 30% होगी, ठीक है। लिखिए ये वाला पॉइंट लिखिए, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी cannot be greater than 50%. The recombination frequency cannot be greater than 50%. 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। फिर एक नोट लिखेंगे, if in any question the recombination frequency is given, greater than 50%, then its actual value will be equals to, और its actual value will be equals to, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, गिवन वैल्यू माइनस 50%, गिवन वैल्यू माइनस 50%।
गिवन वैल्यू माइनस 50% करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लिख लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे। एक क्वेश्चन करते हैं। इफ गिवन वैल्यू is 66%, then give the COV क्रॉस ओवर वैल्यू या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बताइए क्या होगी, बताइए क्या होगी। अरे बोलो भाई। सर 16%। 16%, ठीक है, 16% होगी। हाँ मनोज बोलिए। बोलो मनोज बाबू। सर 16% आएगी। हाँ ठीक है, 16% आ जाएगी, 16% हो जाएगी। तो ये आपको आ गया निकालना। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चन करना है कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के। तो आज तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे। हमने रिकॉम्बिनेशन वाला पोर्शन पढ़ लिया है, अब हमें सिर्फ लिंकेज पढ़ना है। लिंकेज थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, बाकी लिंकेज के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा कि लिंकेज क्या होता है, लिंक ग्रुप क्या होते हैं। आप लोगों को अब एक काम करना है, एक तो अपनी टेस्ट की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन जितना मैंने आपको यहाँ से कराया है नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर को बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी उठाइएगा और उसमें जो चैप्टर दे रखा है, ये चैप्टर नंबर 5, इसमें रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज वाला टॉपिक रहेगा। तो वहां जाके एक बार आप लोग रिकॉम्बिनेशन को रीड करिएगा। पहले नोट से पढ़ना, समझ लेना अच्छे से, समझ में आपको आ जाएगा, और फिर अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड करना। तो जो उसमें उसने लाइनें लिखी हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो सारे आपको पढ़ते के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये क्लियर होना चाहिए। और जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है सीओबी निकालने का, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, वो हम करेंगे। क्योंकि अगर जो आपका फॉर्मूला याद रहेगा तो आप वो क्वेश्चन करके ले जाएंगे, अदरवाइज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के क्वेश्चन बच्चों से होते नहीं है। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा और बहुत ही इजीली आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। आप देखिएगा कि इतनी आसानी से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक आप करके रखिए अच्छे से। थैंक यू सर।